हम लोग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट समझेंगे। इसको भी एक चार्ट के फॉर्म में अगर सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऊपर में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व लिख लेंगे और 3 पार्ट में इसको बांटेंगे। ओनली WCR वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एग्जिस्ट। नंबर 2 ओनली WCC वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम एग्जिस्ट एंड नंबर 3 बोथ एग्जिस्ट। अगर सिर्फ क्वेश्चन में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया हुआ हो तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ होगा, उसको अदर प्रॉफिट के जैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2 अगर सिर्फ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम दिया हुआ हो तो फिर 2 एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम को रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट बाद में सीखेंगे। तो ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट को वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम को क्रेडिट कर देंगे। और फिर जो रीवैल्यूएशन पर लॉस होगा उसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब थर्ड सिचुएशन में आते हैं। थर्ड सिचुएशन में क्वेश्चन के बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया हुआ होता है और एडजस्टमेंट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम दिया हुआ होता है। जब दोनों एडजस्ट करते हैं तो फिर 3 सिचुएशन बनते हैं। इनको 3 पार्ट में बांटेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम लेस देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इक्वल टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और थर्ड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम ग्रेटर देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अब इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ लेंगे। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से कम हो तब जर्नल एंट्री पास करते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। और ये जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम का अमाउंट है वो नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी दिखा देते हैं टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के इक्वल हो तब जब एंट्री पास करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट और फिर नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम के अंदर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वाला अमाउंट भी दिखा देंगे। अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से ज्यादा हो तो फिर 2 एंट्रीज पास करनी होती है। पहली एंट्री वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितने का रिजर्व है उस अमाउंट को रिजर्व में लिखते हैं। फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम जितने से ज़्यादा है उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। और ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम का अमाउंट नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। इसके बाद ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ इसका मतलब रीवैल्यूएशन पर लॉस हुआ, इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसकी भी जर्नल एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगला इंपॉर्टेंट आइटम है पास्ट प्रॉफिट पास्ट लॉस के अंदर, वो पास्ट प्रॉफिट एंड पास्ट लॉस के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है इसका भी ट्रीटमेंट एक चार्ट के फॉर्म में समझना आसान होता है। ऊपर में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व लिखेंगे और उसके नीचे 3 पार्ट्स बना देंगे। वर्कमैन पहला पार्ट होगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड केस मार्केट वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू और थर्ड केस मार्केट वैल्यू मोर देन बुक वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम हो तो फिर 3 सिचुएशन बनते हैं। तब इस सिचुएशन को फॉल या डिक्रीज कहेंगे। अगर फॉल लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, इक्वल टू फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, मोर देन फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, तो अकॉर्डिंगली ये 3 केसेस बन जाते हैं। अगर फॉल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम हो तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर फॉल IFR के इक्वल हो
तब एंट्री पास करेंगे IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फिर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा करके नए बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। लेकिन अगर फॉल IFR से ज़्यादा हो तब एंट्री पास करेंगे IFR अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और फिर इन्वेस्टमेंट का घटा हुआ वैल्यू वैल्यू को घटा करके नए बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और जो रीवैल्यूएशन और लॉस हुआ है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल हो, तब वैसे केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जितना भी बैलेंस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस आते हैं जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, उस केस में पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पहले ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंट्री पास करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से जितना ज़्यादा होता है इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर जो गेन ऑन रीवैल्यूएशन होता है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर पेज नंबर 3.14 पर इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर लें, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पेज नंबर 3.16 पर इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर लें, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इस चैप्टर के चौथे और सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट में आते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसको भी एक चार्ट के फॉर्म में सीखेंगे। दो पार्ट में बांटेंगे कि जब फर्म का रीवैल्यूएशन, जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो फर्म एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एसेट्स के वैल्यू का डिक्रीज और क्रेडिट में एसेट के वैल्यू का इंक्रीज दिखाते हैं। इसके डेबिट साइड में इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं और क्रेडिट में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज को डेबिट में दिखाएंगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज को क्रेडिट में दिखाएंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है तो गेन ऑन रीवैल्यूएशन होता है, और डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होता है। ये तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट हुआ। अब जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बुक वैल्यूज को जो मार्केट वैल्यू है उसको बुक वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, और इसका नेट रिजल्ट या तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन होगा या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को दो पार्ट में बांट लिया, गेन और लॉस। अगर गेन हुआ तो फिर फर्म इसके बारे में दो डिसीजन ले सकता है कि इस गेन को डिस्ट्रीब्यूट करे या न करे, ऐसे ही लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करे या न करे। अगर फर्म गेन को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो जर्नल एंट्री पास करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवाइज्ड वैल्यू नए बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। अगर क्वेश्चन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवाइज्ड वैल्यू दिखाने के लिए कहा हो या नहीं कहा हो, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं
और गेन ऑन रिवैल्यूएशन को या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को ऑल पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहा हुआ हो कि रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं दिखाना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ओरिजिनल वैल्यूज को ही रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में दिखाना है, तो उस केस में जो अगर गेन हुआ है तो उसकी एक एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बना लेंगे। इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 21 अगर बना लेते हैं तो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवाइज्ड वैल्यू बैलेंस नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाना हो, ओरिजिनल वैल्यू भी दिखाना हो, तो फिर इसको दो स्टेप में बनाएंगे। जो रिवैल्यूएशन के एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, और उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जो आइटम होते हैं वो लिख देंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और इंक्रीज इन वैल्यू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स को एक ब्रैकेट में दिखाएंगे और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी को भी ब्रैकेट में दिखाएंगे। फिर इन सब के टोटल का टोटल अगर पॉजिटिव होता है तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन होता है, और नेगेटिव होता है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है। गेन होने पर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एक एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और लॉस होने पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 22 और पेज नंबर 3.29 पर इलस्ट्रेशन नंबर 22 और पेज नंबर 3.30 पर इलस्ट्रेशन नंबर 23 कर लेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस चैप्टर में फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बनाने के लिए दो अकाउंट बनाएंगे और एक बैलेंस शीट बनाएंगे। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। इन तीनों का फॉर्मेट पहले तैयार कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, जितने पास्ट प्रॉफिट्स हों कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। अगर बैलेंस शीट में परचेज गुडविल हो तो कैपिटल के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पास्ट लॉसेज हो तो कैपिटल के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में और उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवाइज्ड वैल्यू नए बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। गेन हुआ तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लॉस हुआ तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। फिर गेन या लॉस को कैपिटल अकाउंट के गेन है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लॉस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट से में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं और उसे नया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कॉपी कर लेते हैं। फिर पुरानी बैलेंस शीट में अगर किसी आइटम में कोई एडजस्टमेंट नहीं रहा हो तो नया बैलेंस शीट में एज इट इज उसे दिखा देते हैं। फिर नया बैलेंस शीट का टोटल टैली हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन पेज नंबर 3.31 पर इलस्ट्रेशन नंबर 24 और पेज नंबर 3.32 पर इलस्ट्रेशन नंबर 25 कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में सीखा, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर किया, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में सारे पास्ट प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, डेबिट साइड में अगर बैलेंस शीट में परचेज गुडविल दिया है तो वो फिर पास्ट लॉसेज को कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवाइज्ड वैल्यू नए बैलेंस शीट में लिख दिया। रिवैल्यूएशन का जो गेन या लॉस होता है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे
जैसे विदाउट एडजस्टमेंट में करते हैं। इसके बाद कैपिटल अकाउंट को नीचे 3 रोज एक्सटेंड कर लेंगे। जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हुआ है उसे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस करके कॉपी कर लेंगे। इसके बाद वर्किंग नोट में आ जाते हैं। वर्किंग नोट में टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल लेंगे, सारे पार्टनर्स के कैपिटल को टोटल करके। फिर उस टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कैपिटल अकाउंट के सेकेंड पेज में डेबिट साइड में एक रो छोड़ करके उसके नीचे टू बैलेंस शीट लिख देंगे और इन्हीं कैपिटल को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कॉपी कर लेंगे। अब कैपिटल अकाउंट के सेकेंड पेज को देखेंगे, किसी पार्टनर का अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड में सेम फिगर कॉपी करेंगे और जो डिफरेंस है उसको ट्रीट करने के भी तो ऑल्टरनेटिव्स हैं, या तो कैश में या करेंट अकाउंट के थ्रू। अगर कैश में एडजस्टमेंट करने के लिए कहा है या कुछ नहीं कहा है तब भी कैश के थ्रू ही एडजस्टमेंट करेंगे, तो डेबिट साइड में 2 कैश लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर के कैपिटल का डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में बाई कैश या बाई बैंक लिख देंगे और इस कैश या बैंक की कहीं पर और डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल कैपिटल पहले जितना था बाद में उतना है। टोटल कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए कैश के पोजीशन में क्या कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए कैश की कहीं पर कोई डबल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट के थ्रू करने के लिए कहा हुआ है तो डेबिट में कैश की जगह पर करेंट अकाउंट लिखेंगे, फिर डेबिट उसको डबल एंट्री लायबिलिटी साइड में कर देंगे। और अगर क्रेडिट साइड में करेंट अकाउंट की जगह पर कैश अकाउंट की जगह पर करेंट अकाउंट लिखा है तो उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में कॉपी कर लेंगे। फिर बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट से जिन आइटम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है उनको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और फिर नए बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का टैली हो जाता है। तो इस तरह से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे। ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 26 पेज नंबर 3.34 पर और इलस्ट्रेशन नंबर 27 पेज नंबर 3.36 पर करेंगे। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर के एक्सरसाइज के जितने MCQs हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो सारे करने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो, किसी आइटम में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देंगे, मैं अगली क्लास में उस इलस्ट्रेशन को या उस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लूँगा।